नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आदर्श कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान के पहले पाठ का चौथा भाग। इससे पहले इस पाठ पर भौतिक विज्ञान के पहले पाठ पर लेसन 1 पर 3 वीडियो आ चुकी है। अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाकर उसको पहले देख लीजिए, नहीं तो आपको ये वीडियो भी थोड़ा समझ में नहीं आएगी। और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे पहली थ्योरी जो है गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, और दूसरा जो है वो पढ़ेंगे हम गोली दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब का निर्धारण करने के नियम। तो ये दोनों थ्योरी, ये दोनों चीजें हम पढ़ेंगे आज। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है और गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि गोली दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है। आज उसी को देखेंगे कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों एक ही रेखा पर होती है। आपने देखा होगा जैसे ये रेखा है तो यहाँ से यहाँ तक फोकस दूरी हो गई, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो गई। सी से लेकर पी तक वक्रता त्रिज्या और एफ से लेकर पी तक फोकस दूरी। तो आपको चित्र में स्पष्ट दिख रहा होगा कि देखिए वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, फोकस दूरी कहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, यानी वक्रता त्रिज्या जितना है उसका आधा फोकस दूरी है। आपको ये स्पष्ट रूप से चित्र में दिख रहा होगा। सीपी जो है ये वक्रता त्रिज्या है, एफपी है फोकस दूरी, और फोकस दूरी एफपी देखिए वक्रता त्रिज्या सीपी के आधे के बराबर है। आपको यही दिख रहा होगा स्पष्ट रूप। बस हमको यही बताना है दोनों में क्या संबंध है। एग्जाम्स में ऑप्शनल क्वेश्चन में, बहुविकल्पी प्रश्नों में आ जाता है क्वेश्चन, या 1 नंबर वाले लिखने वाले क्वेश्चन में आ जाता है कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो आप वही बता रहे हैं कि गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, यानी जितना वक्रता त्रिज्या रहेगा फोकस दूरी उसी के आधे के बराबर होगी। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। ठीक है दोस्तों, अच्छे समझ लीजिए, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है। अच्छे से, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो गोली दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, जितना वक्रता त्रिज्या रहेगा उसका आधा ही फोकस दूरी होगी। इसलिए फार्मूला भी बना है f इक्वल टू आर बाई टू। f इक्वल टू आर बाई टू। आगे के सवाल में इसका हम प्रयोग करेंगे, इसलिए इस फार्मूला को याद कर लीजिए आप। f बराबर r बटे 2, अर्थात फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या में 2 से भाग कर दीजिए। फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो ये तो हमारे हो गए फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। हम बात करते हैं कुछ नियम की। गोली दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब निर्धारण करने और बने वस्तु प्रतिबिंब निर्धारण करने के नियम। यानी जब गोल दर्पण के सामने हम कोई वस्तु रखते हैं तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। तो दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, कितनी दूर बना है, इसको निर्धारण करने के लिए हमको कुछ नियम की जरूरत होगी। अगर इन नियमों को हम पढ़ लेंगे तो हम आसानी से चित्र द्वारा बनाकर समझ सकते हैं कि गोली दर्पण में वस्तु कहाँ रखी है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है। ठीक दोस्तों, तो चलिए देखते हैं गोली दर्पण द्वारा बने वस्तु के प्रतिबिंब निर्धारण करने के नियम। अर्थात गोली दर्पण द्वारा कोई प्रतिबिंब बन रहा है, किसी वस्तु प्रतिबिंब बन रहा है तो उसका प्रतिबिंब का हम निर्धारण करेंगे कि कहाँ पर बन रहा है, किस स्थिति में बन रहा है, उल्टा है, सीधा है, छोटा है या बड़ा है, जो भी है उसको निर्धारण करने के जो नियम होते हैं उन कुछ प्रमुख नियमों को हम देखते हैं। तो जो पहला नियम वो है गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात। गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस में से होकर जाती है, या तो मुख्य फोकस में से या तो होकर जाती है। ठीक दोस्तों, पहले समझिए गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। तो गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण क्या है दोस्तों, जैसा आप देख रहे होंगे कि ये जो C से P तक की दूरी है ये हमारे वक्रता त्रिज्या है। तो यही वाली रेखा क्या है, हमारी मुख्य अक्ष है। यहाँ पर ये वाली रेखा क्या है, मुख्य अक्ष है। ये जो रेखा बीचों बीच से गई है ये हमारी क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। ध्रुव P से होकर जो रेखा जा रही है वही हमारी है मुख्य अक्ष। अब इसमें कहा क्या जा रहा है, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण। अब इसका अर्थ यह है कि जो भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, समांतर का मतलब उससे बराबर दूरी पर। जैसे देखिए ये किरण जा रही है, देखिए ये मुख्य अक्ष है, ये हमारा मुख्य अक्ष है, नीचे मुख्य अक्ष है, ऊपर किरण जा रही है। देखिए हर जगह अंतर बराबर है, सम अंतर। सम अंतर यानी बराबर अंतर। सम मतलब बराबर, अंतर मतलब दूरी या अंतर। समांतर तो मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें जाएंगी, मुख्य अक्ष के बराबर दूरी पर जो किरणें जाती हैं, ये देखिए इसमें भी देखिए ये मुख्य अक्ष से ये बराबर दूरी पर जा रही है, समांतर।
मुख अक्ष के समांतर, मुख अक्ष से बराबर दूरी पर, मुख अक्ष से बराबर दूरी पर देखिए, तो मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, ठीक दोस्तों समझ लीजिए, गोलीय दर्पण के मुख अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात वो आती है, आने वाली प्रकाश किरण आ गई, अब परावर्तन के पश्चात उसका परावर्तन हो रहा है, परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस में से होकर या तो जाती है, दर्पण के मुख्य फोकस में से होकर या तो जाती है, अवतल दर्पण में मुख्य फोकस में से होकर जाती है, वास्तव में होकर जाती है, या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, और उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस में से होकर नहीं आती, उसमें से मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। समझ लीजिए यहाँ पर गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस में से होकर या तो जाती हैं या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती हैं। जाती कब है? अवतल दर्पण में। आती हुई प्रतीत कब होंगी? उत्तल दर्पण में। जैसे इसमें देखिए गोलीय दर्पण के मुख्य समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती है, मुख्य फोकस में से होकर जाती है अवतल दर्पण में। देखिए अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है, इसमें देखिए ये मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर ऊपर किरण जा रही है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से होकर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस में से, ये मुख्य फोकस में से होकर जाती है, जब उसका परावर्तन हो जाता है तो मुख्य फोकस में से होकर जाती है। और उसके आगे या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, या फिर हमें ऐसा लग रहा हो कि मुख्य फोकस से आ रही है, प्रतीत होगा, वास्तव में नहीं होगा, प्रतीत होता है, या तो मुख्य फोकस में से आती हुई प्रतीत होती है। अब जैसे यहाँ पर देखिए ये किरण यहाँ से निकली, ये किरण यहाँ से निकली, इसका परावर्तन हो गया, अब इस किरण का ये किरण यहाँ से निकली, इसका परावर्तन होने के पश्चात ये इधर जा रही है, तो ये इधर जा रही है, लेकिन जो इधर देखे वो क्या कहे, सोच रहा है कि दर्पण के पीछे से ही परावर्तित होकर आ रही है, दर्पण पीछे से आ रही है, ऐसा लगेगा। दोस्तों यहाँ पे समझ लीजिए पहला नियम, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात दर्पण के मुख्य फोकस में से होकर या तो जाती है अवतल दर्पण में, या तो मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में। अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो किरण जाएगी वो मुख्य फोकस में से होकर जाएगी, और उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण जाएगी वो मुख्य फोकस में से आती हुई प्रतीत होगी। ये तो गया पहला नियम। अब देखते हैं आगे दूसरा नियम। दूसरा नियम है दोस्तों, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली अवतल दर्पण या मुख्य फोकस में से मुख्य फोकस की ओर जाने वाली उत्तल दर्पण। देखिए अब यहाँ पर दो पॉइंट दिए गए हैं, पहला पॉइंट ये अवतल दर्पण के लिए है, दूसरा पॉइंट उत्तल दर्पण के लिए है कि मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण। तो अवतल दर्पण में क्या होगा कि जो प्रकाश किरण होगी वो मुख्य फोकस में से होकर जाएगी, मुख्य फोकस जो है वो उसमें से होकर जाती है, और मुख्य फोकस की या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण। और ये पॉइंट उत्तल दर्पण के लिए कि इसमें मुख्य फोकस से होकर नहीं जाएगी, मुख्य फोकस की ओर जाएगी। जैसे देख सकते हैं चित्र में, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में, मुख्य फोकस, ये मुख्य फोकस है और ये प्रकाश किरण है, ये मुख्य फोकस में से होकर जानी, देखिए मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण। इसमें देखिए ये किरण किधर जा रही है, मुख्य फोकस की ओर जा रही है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस की ओर, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। और जब उसका परावर्तन हो गया, देखिए परावर्तन हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर हो गई, देखिए परावर्तन हो गया और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। यहाँ देखिए टकराने के बाद मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण या मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। एकदम आसान नियम। फिर से एक बार देख लेते हैं, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में या मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ देखिए मुख्य अक्ष, मुख्य फोकस में से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में, मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एकदम आसान, आपको चित्र बनाकर भी हमने समझा दिया, एकदम आसान है। अब आप इन नियमों को ध्यान से पढ़िएगा, आगे सवाल में जब आपको बोलेगा कि किरण आरेख बनाकर स्पष्ट कीजिए, तब इन्हीं नियमों से आप चित्र बना पाएंगे, अन्यथा आप नहीं बना पाएंगे और आपका एग्जाम में नंबर उस चित्र का 1 नंबर 2 नंबर जो भी होता है वो आपका माइनस हो जाएगा। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम है हमारा वक्रता केंद्र से होकर, वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण में या वक्रता केंद्र की ओर उत्तल दर्पण में
जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट आती है। अब यहाँ ध्यान दीजिए पॉइंट दोस्तों कि वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण में जो प्रकाश किरण होगी वो वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण में जैसे मुख्य फोकस में से होकर जाते थे वैसे ही अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र से भी होकर जाएगी, वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण या वक्रता केंद्र की ओर उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण में क्या होगा दोस्तों, वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, वक्रता केंद्र में से होकर नहीं वक्रता केंद्र की ओर जाएगी, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। और जब उसका परावर्तन होगा, परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाएगी, अर्थात जिधर से आई होगी उधर ही वापस लौट जाएगी। ये देखिए चित्र में आप वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, ये जो पॉइंट है, जो बिंदु है, ये क्या है, ये वक्रता केंद्र सी है और ये प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जा रही है। देखिए ये जो प्रकाश किरण है ये वक्रता केंद्र से होकर जा रही है, वक्रता केंद्र में से होकर जा रही है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होगा दोस्तों, वक्रता केंद्र से होकर जाएगी और वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण। अब इस चित्र में देखिए ये जो प्रकाश किरण है यहाँ जब निकली है ये प्रकाश किरण, तो ये कहाँ जा रही है, वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, ये जा रही है वक्रता केंद्र की ओर। देखिए वक्रता केंद्र की ओर जा रही है, ये सी वक्रता केंद्र है, बिंदु सी वक्रता केंद्र है और ये जो प्रकाश किरण है दिखने में ऐसा लग रहा है वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। तो वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। आप देख सकते हैं ये वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण अवतल दर्पण में, वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली है प्रकाश किरण उत्तल दर्पण में और दोनों का परावर्तन हो, परावर्तन के बाद अपने मार्ग पर देखिए वापस लौट गई है, देखिए अपने मार्ग पर वापस लौट गई। ठीक है तो समझ लीजिए, एक बार फिर समझा दे रहे हैं, वक्रता केंद्र से होकर अवतल दर्पण या वक्रता केंद्र की ओर उत्तल दर्पण उत्तल दर्पण जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात अपने मार्ग पर वापस हो जाती है। अब जब ये टकराएंगे वक्रता केंद्र से होकर, जब वक्रता केंद्र को जो किरणें जाएंगी अवतल दर्पण में टकराएंगे, टकराने के बाद अपने मार्ग पर वापस लौट जाती हैं। तो ये तीन बेसिक नियम, मूल नियम आप समझा दिए हैं। इन्हीं नियमों पर आगे सवाल आएगा, इन नियमों की सहायता से हम समझेंगे आगे कि प्रतिबिंब किन स्थानों पर बनते हैं। तो आज की वीडियो यही समाप्त होती है, अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।